हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 15 फॉर जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक नहीं देखे हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एंड एज यूजुअल इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, which university has topped among all Indian universities featured on a third edition of QS World University Ranking Sustainability 2025। तो रिसेंटली QS ने जो है आपकी रैंकिंग रिलीज की है। किससे रिलेटेड? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 की ये रैंकिंग थी, जिसका थर्ड एडिशन रिलीज किया गया था। और इस लिस्ट में कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है अमंग दी इंडियन यूनिवर्सिटीज़? अगर हम सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस लिस्ट में टॉप किया था IIT दिल्ली ने, फॉलोड बाय IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर एंड IIT मद्रास। तो ये टॉप 5 आपकी यूनिवर्सिटी रही थी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इस लिस्ट में जो है टॉप किया है अमंग दी इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो इसमें ग्लोबली पहली रैंक हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने, फॉलोड बाय योर ATH ज़ूरिच। देन थर्ड नंबर पे था आपका LUND यूनिवर्सिटी फ्रॉम द स्वीडन, देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में आपकी 2 यूनिवर्सिटी थी एंड फिफ्थ में आपकी अगेन 2 यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, अब जो ये रैंकिंग होती है ये आपकी 3 कैटेगरी पे बेस्ड रैंकिंग होती है। ठीक है, 3 कैटेगरी बेसिकली होती हैं इसमें, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जिसका 45% वेटेज होता है, और इसमें भी सब कैटेगरी होती हैं जैसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। देन नेक्स्ट कैटेगरी सोशल इम्पैक्ट, अगेन इसका भी 45% आपका वेटेज रहता है। और सब कैटेगरी क्या है? इक्वालिटी, नॉलेज एक्सचेंज, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम्स, एंड नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, एंड द लास्ट इज योर गवर्नेंस जिसका 10% का वेटेज है। और इसमें भी अगेन इसके अंदर आपकी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जैसे एथिक्स हो गया, हायरिंग प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग। फाइन, नाउ अब कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के इंस्टीट्यूशन से? तो इट इज़ योर यूएसए की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल थे, विच इज़ अराउंड 239। ठीक है, कितने इंस्टीट्यूशन थे? 239 इंस्टीट्यूशन से। और इसके अलावा एक और पॉइंट है जैसे कि वर्ल्ड की टॉप 100 लिस्ट में जो भी ये रैंकिंग रिलीज हुई थी आपकी QS रैंकिंग, इसमें अगर हम टॉप 100 की बात करें तो इसमें 26 यूनिवर्सिटी आपकी यूनाइटेड किंगडम की थी। तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ बात करेंगे अब इंडिया की। हमने अभी पढ़ा IIT दिल्ली ने टॉप किया था अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जिसकी ग्लोबल रैंक आपकी थी 171। IIT खड़गपुर 202 रैंक, जिसका स्कोर कितना था? 78.6। 334 आपका IIT बॉम्बे का था विद 76.1 स्कोर। देन 245 रैंक विद IIT कानपुर और इसका स्कोर था 75.6। एंड द लास्ट इज IIT मद्रास। IIT मद्रास मतलब टॉप 5 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ। तो IIT मद्रास जो है ये 277 रैंकिंग पे था ग्लोबली और इसका स्कोर आपका था 74। क्लियर है? नाउ टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस लिस्ट में शामिल हुई थी इंडिया की? 78 इंडियन यूनिवर्सिटी शामिल हुई थी इस रैंकिंग में, और जिसमें से 34 ने इम्प्रूवमेंट शो किया है। ओके, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था 3 मेन कैटेगरी होती है इस रैंकिंग की जिस पे बेस ये रैंकिंग बनाई जाती है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैटेगरी में टॉप किया है IIT दिल्ली ने, देन फॉलोड बाय IIT खड़गपुर, और देन IIT बॉम्बे आपका थर्ड नंबर पे था। ऐसे ही सोशल इम्पैक्ट की कैटेगरी में टॉप किया है IIT दिल्ली ने, एंड गवर्नेंस की कैटेगरी में मणिपाल यूनिवर्सिटी ने जो है यहाँ पे टॉप किया है। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं QS की। इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट आपके हैं नूनजियो क्वाक्योरली। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लंदन UK। Now next question है, which ministry has designated stakemite cases and deaths as a notifiable diseases?
तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा ये नोटिफाई किया गया है, ये अनाउंसमेंट किया गया है कि स्नेक बाइट को अब डेजिग्नेट किया जाएगा एज अ नोटिफाइबल डिजीज? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पे मैंडेट निकाला है। इन्होंने क्या बोला है? इट इज अ मैंडेटरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कि उनको रिपोर्ट करना होगा स्नेक बाइट के केसेस और डेथ्स को। ठीक है, मतलब इसका एक रिकॉर्ड इनको रखना होगा। फाइन। एंड दिस अलाइन विद द नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अ स्नेक बाइट एंड एनवेनमिंग which was launched by the Ministry of Health and Family Welfare। कब लॉन्च किया गया था? मार्च 2024 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। और इसका प्लान क्या है, इसका एम क्या है कि हमें रिड्यूस करनी है स्नेक बाइट फैटलिटीज बाय 50% बाय द ईयर 2030। 2030 तक हमें 50% तक ये रिड्यूस करना है। ठीक है, ये हमारा एम है। नेक्स्ट इज the Max Life Insurance Company Limited has rebranded itself as a dash। तो recently Max Life Insurance ने अपना नाम चेंज किया है और ये कर लिया है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका लोगो भी चेंज हुआ है, यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। फाइन। नाउ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका। एक तो एक्सिस बैंक का हो गया, दूसरा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। और यहाँ पे एक्सिस बैंक ने, आप सभी को याद होगा पहले भी ये हमने पढ़ा था कि एक्सिस बैंक ने अपने स्टेक्स जो हैं वो इंक्रीज किए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। तो इट इज़ 19.99%, जो पहले 19.02% थे। और अगर बात की जाए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो ये इनके पास जो स्टेक्स हैं वो कितने हैं? 81% के हैं। ओके, अब यहाँ पे रीब्रांड हुआ था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तो इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, डबल भरोसा कैंपेन, जिनमें इन्होंने रोहित शर्मा और इनकी वाइफ को फीचर किया था। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आपके एमडी एंड सीईओ है प्रशांत त्रिपाठी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। Now next question है, as per the report released by the National Commission for Protection of Child Rights, over the dash lakh children across the 27 states and 7 union territories of India were found to vulnerable to the child marriage in 2023-2024। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा रिलीज की गई है, इसके अकॉर्डिंग 11.5 लाख बच्चे ऐसे हैं 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी से they were found to be a vulnerable। फाइन। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो है ये पहले नंबर पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा vulnerable children आपको मिल जाएंगे, which is 5 lakh as per this data। It is followed by Assam with 1.5 lakh children and Madhya Pradesh with 1 lakh। Okay, whereas लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड जैसी आपके जो यूनियन टेरिटरी है, इसमें कोई भी वनरेबल चिल्ड्रन आपको इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। वेरस कुछ आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने कंडक्ट ही नहीं किया है ये असेसमेंट। ठीक है, और गोवा और लद्दाख जैसी जगहों ने अपना डेटा ही शेयर नहीं किया यहाँ पे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था दैट ओवर 1.2 करोड़ पीपल वर रीच थ्रू द वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसी जगह हैं जो बेसिकली दे वर लीडिंग इन द फाइट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ओके, नाउ अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की आपके चेयरपर्सन है प्रियंका कनूगो। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2007। Now next question है, India's first demonstration facility for biopolymers was inaugurated in dash। तो इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे इंडिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी आपका इनॉग्रेट किया गया है फॉर दी बायोपॉलीमर्स? इट इज़ पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इसे डेवलप किया है? इट इज़ प्रयाज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फाइन। अब जो फैसिलिटी है इसे डिज़ाइन किया गया है कि ये प्रोड्यूस करेगी आपकी पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक, जो बेसिकली अभी हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसका ये सब्स्टिट्यूट है या उसे रिप्लेस करेगा, आप ऐसे मान सकते हो। करेंटली वी आर यूजिंग अ पॉलीइथाइलिन टेरेपेथलेट। ठीक है, और जो हमारा PL है ये नेचुरल पॉलीमर है जो इसको रिप्लेस करेगा या इसकी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये हमारा फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया है, ये बेसिकली जो हमारा गोल है, जो इंडिया का गोल है नेट ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी का, या पूरे वर्ल्ड का जो गोल है उसमें भागीदारी निभाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू एनहांस ट्रेड एंड बिजनेस कोलैबोरेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इनमें से कौन सा इंडिया का बैंक है जिसने कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है, ये MOU साइन किया है एनहांस करने के लिए ट्रेड और बिजनेस कोलैबोरेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ICICI बैंक। और सिग्नेटरी यहाँ पे थे आपके राकेश शाह जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ICICI बैंक के, एंड माइक वेसिलेले ग्रुप एग्जीक्यूटिव जो हैं ऑफ अ बिजनेस बैंकिंग एट CBA, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो ICICI बैंक के करंट CEO हैं संदीप बख्शी। इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में। हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वेयर एज CBA की बात करें तो इसके CEO है मैट कैमियन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और इसे 1911 में स्टैब्लिश किया गया था। Fine. Next आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज रिसेंटली इन डिसम्बर वाज ऑनर्ड विद द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। और जो ये यहाँ पे हम अवार्ड की बात कर रहे हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ये यूनाइटेड नेशन के हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर होता है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया गया है माधव गडगिल जी को। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। माधव गडगिल जो है ये आपके चेयरमैन थे वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, या इसे हम गडगिल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा आपका सेटअप किया गया था 2010 में। और यहाँ पे नोट करना है कि जो ये अवार्ड्स हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ये अवार्ड COP16 आपका जो हुआ था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD जो हुआ था आपका रियाद सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे ये विनर्स को अनाउंसमेंट जो है किया गया था। और ये अवार्ड जो है ये आपके UNEP द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं इंगर एंडरसन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है नरोबी केन्या में और 1972 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। अब बात करें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की, 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये अवार्ड यूनाइटेड नेशन के हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर होते हैं और हर साल UNEP इन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑनर दिया जाता है या रिकॉग्नाइज इनको किया जाता है इनके इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन को टू एड्रेस दी क्लाइमेट चेंज, मतलब जो भी क्राइसिस हमारे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, नेचर, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन एंड वेस्ट के लिए। ओके, नाउ ये अवार्ड जो है आपकी बेसिकली जो है 4 कैटेगरी में ही दिए जाते हैं, पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योरियल विजन और साइंस एंड इनोवेशन, और एक अवार्ड दिया गया है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट का। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट की हमने अभी पढ़ा, माधव गडगिल जी को ये अवार्ड दिया गया है। एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए सेकिम को ये अवार्ड दिया गया है। सोनिया गुजाजरा जो है इन्हें पॉलिसी लीडरशिप में की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। देन एबी बोवर कॉर्डलेस जो है इनको इंस्पिरेशन एंड एक्शन की कैटेगरी में, एंड इंस्पिरेशन और एक्शन की कैटेगरी में गैब्रियल पॉन जो है इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। साथ में ही साइंस एंड इनोवेशन में लू क्यू जो है इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। Now next आपका क्वेश्चन है which state police has been awarded the inaugural Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Drone Award in a Training and Capacity Building category। तो इनमें से कौन से स्टेट की पुलिस को FICCI का ड्रोन अवार्ड दिया गया है इन दी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैटेगरी? तो इट इज योर कर्नाटका स्टेट पुलिस। ठीक है, कर्नाटका स्टेट पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है फॉर देयर रिमोट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 2023 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन। नाउ FICCI का ये पहला अवार्ड था जो कर्नाटका स्टेट पुलिस को दिया गया है, और FICC ने ये अवार्ड स्टार्ट किए हैं ताकि जो गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये अवार्ड दिए जा सके फॉर द इनोवेटिव यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। ओके, आपको क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान फॉर गारंटीड इनकम बेनिफिट्स? तो ये लॉन्च किया है SBI ने। SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान को लॉन्च किया गया है विच इज़ अ गारंटीड इनकम बेनिफिट जो हमें प्रोवाइड करेगा। साथ में ही इट विल ऑल्सो प्रोवाइड दी 110% ऑफ अ टोटल प्रीमियम्स पेड बाय द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पे आउट पीरियड। नाउ स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान की अगर बात करें, पूरा नाम इसका क्या है? SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम, जिसका पॉलिसी टर्म जो रहेगा वो आपका 8 से 15 साल तक का रहेगा। पे आउट पीरियड जो है इट विल बी आइदर 15, 20, 25 और 30 ईयर्स आफ्टर द मेच्योरिटी। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपका 3 साल से 60 साल तक यहाँ पे जो है
पॉलिसी को बाई किया जा सकता है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के MD and CEO हैं अमित जेंकरन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन क्या है? अपने के लिए अपनों के लिए। Next is, which state has become the first Indian state to fully adopt the government e-marketplace platform to achieve transparency and eliminate unethical practices in a public procurement? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने फुली तरीके से अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफॉर्म को? बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ठीक है। जो भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ है आपकी बायर और सेलर की, उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है। और ये आपका जो प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इन्होंने इस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2016 में। और अभी इन मंथ ऑफ दिसंबर उत्तर प्रदेश जो है ये पहला स्टेट बना है जिसने फुली तरीके से इसको अडॉप्ट कर लिया है, और इसी अडॉप्शन के साथ ये एनुअली 2000 करोड़ का अमाउंट जो है वो सेव करने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्पेस एजेंसी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द थर्ड Copernicus Sentinel-1C satellite for advancing Earth observation and maritime monitoring। तो आंसर आपका हो जाएगा that is it was launched by the European Space Agency, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करें सेंटिनियल-1C सैटेलाइट की, तो इसको लॉन्च किया गया है आपका बेसिकली कहाँ पे इसको आपका जो है सेटअप किया गया है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको सेटअप किया गया है at an altitude of 700 kilometers on Vega C rocket, ठीक है। और जो लॉन्चर मिशन है इसका नाम क्या है? VV25। फाइन। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस सैटेलाइट का? इसका काम क्या रहेगा? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ये करेगा, डिजास्टर रिस्पॉन्स में ये हमें हेल्प करेगा, बेसिकली डिटेक्ट करेगा आपके नेचुरल डिजास्टर को, मैरीटाइम सर्विलेंस के ये काम आएगा, और ये हमारे काम आएगा लैंड यूज एंड अर्बन प्लानिंग के। ओके, now next is, who became the second Indian player and 16th player worldwide to reach the gold standard ELO rating 2800 in a chess। ELO रेटिंग क्या बताती है कि जो प्लेयर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। वो कितना, बेसिकली ELO रेटिंग एक मैथमेटिकल मेथड होता है जिससे मेजर किया जाता है चेस प्लेयर की स्ट्रेंथ को, ठीक है। और उसी के बेसिस पे ये आपकी रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। अब इंडिया के सेकेंड प्लेयर बने हैं अर्जुन एरिगेसी, जिन्होंने ELO रेटिंग 2000, जिनकी ELO रेटिंग जो है आपकी है 2800, जिन्होंने इस रेटिंग पे ये पहुंचे हैं आफ्टर दी विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नाउ करंटली जो है ये वर्ल्ड में 4th नंबर पे चल रहे हैं। अगर रैंकिंग की हम बात करें, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, और यहाँ पे टॉप 100 प्लेयर्स की अगर हम बात करें एज ऑफ दिसंबर 2024, तो FID की जो साइट होती है वहाँ से मैंने ये डेटा लिया है। और सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें टॉप प्लेयर्स में, सबसे पहले नंबर आपका कार्लसन मैग्नस का है, देन क्वारवा फेबिनाउ, देन नाकामुरा हिकारू, एंड इंडिया की अगर बात करें तो अर्जुन एरिगेसी 4th नंबर पे हैं, और गुकेश डी आपके 5th नंबर पे चल रहे हैं भाई। क्लियर है? अगर हम बात करें ओपन की, तो इसमें आपके टॉप प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, देन आपके यूफान हो, ये आपके विमेन कैटेगरी में, जूनियर्स में डी गुकेश, और गर्ल्स में असाविविया फ्रॉम BB सारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ अ मैसूर इंटेरिग्नम। तो आंसर हियर इज टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटरग्राम जो है ये बुक लिखी है विक्रम संपात ने, और इस बुक को रिलीज किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जी द्वारा, ठीक है। और जो ये बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। फाइन। Next question है, recently in December, the Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has launched the intensified 100-day tuberculosis elimination campaign to accelerate the fight against TB in Panchkula, Haryana. The campaign will culminate on dash। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। 100 दिन का कैंपेन आपका है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन कैंपेन, जिसको बेसिकली जो आपका खत्म कब होगा? ये आपका 24 मार्च 2025 में खत्म होगा, और 24 मार्च को जो है हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं, और उस दिन ये कैंपेन आपका फिनिश होएगा। क्लियर है?
नाउ अब यहाँ पे इन्होंने इस कैंपेन के साथ साथ लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था नेशनल गाइडलाइंस किस चीज के लिए, न्यू ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रिजीम के लिए, विच इज नोन एज BPALM, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इट इज बेटाक्यूलिन पेट्रोमेनिड एंड लाइनजोलेट बेस्ड मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रिजीम। बेसिकली ये आपका 3 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है और ये इंप्रूव करेगा टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनका जो आउटकम है उनको बेसिकली ये आपका जो है इंप्रूव करेगा बेसिकली, ठीक है। नाउ जो कैंपेन है ये आपका पार्ट है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का। अब टीबी एलिमिनेशन की बात हो रही है तो टारगेट भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का टारगेट क्या है, कि हमें टीबी मुक्त भारत बनना है, 2025 तक का ये टारगेट है। वहीं पे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के टारगेट की, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है कि हमें 2030 तक जो है हटाना है, एलिमिनेट करना है ट्यूबरक्लोसिस को। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे टीबी के केसेस की, अगर कंपैरिजन करें 2015 से 2023 तक का, तो पहले यहाँ पे जो टीबी के केसेस थे वो होते थे 1 लाख पे 237 केसेस यहाँ पे आते थे 1 लाख लोगों पे। वहीं पे अब ये आंकड़ा हो गया है आपका 1 लाख पे 195 पर लाख का ये आंकड़ा हो गया है, ठीक है। मतलब 1 लाख में से आपका लगभग 200 लोगों को ये टीबी हो है, ठीक है। मतलब जो नए केसेस आते हैं तो यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिला है 17.7% का। वहीं पे डेथ रेट अगर बात करें तो ये भी आपका 21.4% से डिक्लाइन हुआ है। अभी ये कितना है 22 पर लाख पॉपुलेशन आपका है 2023 में। तो काफी यहाँ पे हमें जो है डिफरेंस देखने को मिला है अभी। नाउ नेक्स्ट इज इन दिसंबर 2024 BMW ग्रुप जो जर्मनी की आपकी कंपनी है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि इंडिया में एजुकेशन को और बूस्ट किया जा सके और एनहांस किया जा सके। तो आंसर हियर इज इट इज डन विद द यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ और BMW ग्रुप का कोलैबोरेशन हुआ है ताकि इंडिया के 4 स्टेट्स जो हैं उनमें लगभग आपके 1 लाख बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन में जो है बेसिकली ट्रांसफॉर्म किया जाए एजुकेशन को इन दीज 4 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं, असम हो गया, झारखंड, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। क्लियर है। अब ये जो प्रोग्राम है ये एम्फसाइज करेगा फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स पे और प्रमोट करने पे स्टेम प्रोग्राम को, स्टेम एजुकेशन को फॉर द अर्ली चाइल्ड थ्रू द एडोलेसेंस। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, बेसिकली जो आपकी नॉलेज है उसके अलावा आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे जो डिसाइड करते हैं कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आप ज़्यादा हकदार हैं एम्प्लॉयमेंट के, तो ये होती है एम्प्लॉयबिलिटी। और इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में टॉप किया है महाराष्ट्र ने विद 84% ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगर इस रिपोर्ट की बात करें जो 12वां एडिशन था, इसका पूरा नाम क्या है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज डिकेड। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि 54.81% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्लोबली एम्प्लॉयबल बाय 2025। तो ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। साथ में ही यहाँ पे अगर बात की जाए इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII इन कोलैबोरेशन विद द VBOX एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के प्रिपरेशन से इस रिपोर्ट को बनाया गया है। फाइन। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन की गई थी। जैसे अगर बात करें एम्प्लॉयबिलिटी बाय स्टेट की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो परसेंटेज है एम्प्लॉयबिलिटी की ये शो की है महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो टॉप नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टेट एम्प्लॉयबिलिटी, फॉलोड बाय दिल्ली 78%, कर्नाटका 75% एंड आंध्र प्रदेश 72%। वहीं पे केरला और उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट थे जिन्होंने मेंटेन किया है स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल्स at 71% and 70% respectively, which is followed by Tamil Nadu 64.06% and Gujarat by the 62%, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटी बाय सिटी, तो इसमें टॉप किया है पुणे ने विद 78.32% एम्प्लॉयबिलिटी। इट इज फॉलोड बाय बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एंड त्रिशूर। देन हैदराबाद, गुंतर और लखनऊ जैसी जो सिटीज हैं आपकी, इन्होंने शोकेस किया है इमर्जिंग टैलेंट सेंटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी बाय एज ग्रुप। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पहला एज ग्रुप क्या है आपका 18 से 21 का,
इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखाया है उत्तर प्रदेश ने, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। वहीं पे अगर 22 से 25 का एज ग्रुप देखें हम तो इसमें भी उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, फॉलोड बाय केरला 87.47% एंड पंजाब विद 87.5%। देन नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात ने लीड किया है 26 से 29 का एज ग्रुप जो है, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। फाइन। नाउ अगर हम बात करें जेंडर की टर्म में, तो जेंडर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल एम्प्लॉयबिलिटी आपकी ज़्यादा है, ठीक है, 53.47% है। अगर हम इसे कंपेयर करें फीमेल से तो फीमेल की कितनी है 46.53%, ठीक है। और टॉप स्टेट्स जहाँ पे मेल एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इसमें आपका पहले नंबर आ जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। तो ये टॉप स्टेट्स हैं आपके। वहीं पे अगर हम फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो इसमें टॉप किया है राजस्थान ने, देन फॉलोड बाय गुजरात एंड केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम मैगजीन हैज नेम्ड डैश एज इट्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया गया है टाइम मैगजीन ने? तो आंसर हियर इज डोनाल्ड ट्रंप, जो आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूएसए के, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें जो है 2016 में भी टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था, ठीक है। तो 2016 और 2024 में दोबारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है। देन अगर बात करें टाइम्स के एथलीट ऑफ द ईयर की, ये टाइटल दिया गया है केटलिन कार्ल को, जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं अमेरिका के। देन सीईओ ऑफ द ईयर बनाया गया है लीसा टिजवू फैंगसू, जो सीईओ एंड चेयर हैं एडवांस माइक्रो डिवाइसेस के। एंड अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो टाइम मैगजीन के सीईओ करंटली हैं जेसिका सिबले। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में एंड इट इज क्रिएटेड इन द 1923। क्लियर है। Next is in December 2024, the President Draupadi Murmu conferred National Panchayat Award 2024 to how many awardees at the event organized by the Ministry of Rural Development in New Delhi, Delhi. तो देखो सबसे पहले तो नोट करना है आपको, टोटल यहाँ पे 45 अवार्ड्स जो हैं दिए गए थे, ठीक है। कितने अवार्ड्स दिए गए थे 45, और एक्चुअल में ये जो अवार्ड्स होते हैं ये अप्रैल के मंथ में दिए जाते हैं, ठीक है। 24 अप्रैल को ये दिए जाते हैं, जिस दिन हम नेशनल पंचायती राज डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। बट इस बार इसे दिसंबर में क्यों दिया गया है? क्योंकि 24 अप्रैल मतलब अप्रैल के टाइम पे जो है लोकसभा के जनरल इलेक्शन वहाँ पे चल रहे थे, इस वजह से इसको दिसंबर में ऑर्गेनाइज किया गया है। और टोटल 5 मेन कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतह विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत के समता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। ये 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। और इस बार 1.9 लाख ग्राम पंचायत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 42 को सेलेक्ट किया गया है और आउट ऑफ 42% ही जो ग्राम पंचायत है इट इज लेड बाय दी विमेंस। और टोटल इस बार जो है 46 करोड़ का प्राइज मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 45 अवार्डीज को। क्लियर है। अब यहाँ पे आप जो है आराम से वीडियो पॉज करके आराम से एक एक कैटेगरी में कौन कौन सी पंचायत को अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, क्या क्या थीम बेस्ड अवार्ड हैं, ये सारे आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे आपके हर कैटेगरी में 3-3 आपके जो है पंचायत होती हैं। जैसे बेस्ट ग्राम पंचायत में आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र का, उसकी पंचायत को यहाँ पे फर्स्ट रैंक दी गई है। ऐसे ही छतरापुर डिस्ट्रिक्ट गंजम ऑफ उड़ीसा, इनको बेस्ट ब्लॉक पंचायत में अवार्ड दिया गया है। देन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में रैंक 1 हासिल की है गोमती त्रिपुरा ने, ठीक है। देन यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी के अवार्ड भी आप देख सकते हो, इसमें भी अगेन एक एक कैटेगरी में जो है स्पेशल कैटेगरी में भी एक कैटेगरी के अंदर 1 2 3 थर्ड मतलब 3 पंचायत को यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया है। फाइन। देन आपको नोट करना है इस इवेंट के दौरान जब यहाँ पे अवार्ड दिए गए थे, इस इवेंट के दौरान जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह, इन्होंने लॉन्च की थी एक बुक जिसका टाइटल है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अवार्डी पंचायत एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये अवार्ड को यहाँ पे रिलीज किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट हैज वॉन द अंडर 19 मेंस एशिया कप 2024 जो आपका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वॉन बाय दी बांग्लादेश। फाइनल मैच में इसे बांग्लादेश ने जीता था एंड बांग्लादेश ने इंडिया को डिफीट किया था इन दी फाइनल मैच। और ये कौन सा एडिशन था? इट वॉज योर 11th एडिशन जो आपका 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक हुआ था। और अगर बात करें यहाँ पे कैप्टन्स की तो इंडियन टीम के कैप्टन आपके थे मोहम्मद अमान, वेरस बांग्लादेश टीम के कैप्टन थे एजीजुल हकीम। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कंट्री की बात करें तो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए थे। साथ में ही यूएई, जापान और नेपाल भी यहाँ पे थे। नाउ बात करते हैं अवार्ड की। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था इकबाल हसन को फ्रॉम द बांग्लादेश एंड इवन ही वाज आल्सो ऑनर्ड विद द मोस्ट विकेट इन द टूर्नामेंट अवार्ड। ओके, साथ में ही मोस्ट रन इन द टूर्नामेंट ये आपको दिया गया है शहजायब खान फ्रॉम द पाकिस्तान फॉर द 336 रन। ओके, next is recently in December subsidiary of which bank has launched the Tiara credit card for women। तो इनमें से कौन सी आपके बैंक की सब्सिडी है जिसके द्वारा इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है स्पेशली फॉर विमेंस? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, जो बीओबी कार्ड है उनके द्वारा इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है एंड इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो कार्ड है डिजाइन किया गया है जो आपके इंडिपेंडेंट विमेंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, और एंड दिस कार्ड इज पावर्ड बाय द रुपे नेटवर्क, ये भी नोट करना है। नाउ बीओबी कार्ड की अगर बात करें तो इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। एमडी एंड सीईओ है रविंद्र राय एम और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द इसरो हैज रिसेंटली कंडक्टेड द सी लेवल हॉट टेस्ट ऑफ इट्स क्रायोजेनिक इंजन दैट इज CE-20 इन डैश। तो इसरो द्वारा अभी क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका टेस्ट किया गया है जो आपका महेंद्रगिरी तमिलनाडु में हुआ था। अब यहाँ पे टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है? तो जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो कैसे वर्क करती है? ये यूटिलाइज करती है आपके जो प्रोपेलेंट्स होते हैं रॉकेट के। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो है एज ए प्रोपेलेंट यूज किए गए हैं। तो ये आपके एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रखे जाते हैं और इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये स्पेसिफिक पोर्शन में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करता है एज अ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर और इससे ये जनरेट करता है थर्स्ट। ठीक है, तो CE-20 इंजन जो है अभी रिसेंटली इसने क्वालिफाई किया है थर्स्ट लेवल ऑफ 90 टन्स। वहीं पे अगर बात करें हम गगनयान मिशन की तो इसके लिए कितना चाहिए? हमें 20 टन्स का थर्स्ट यहाँ पे चाहिए और ये भी मेंशन किया गया है आने वाले टाइम में ये 22 टन्स का जो थर्स्ट है वो भी जनरेट करेगा। ठीक है, फॉर द अपकमिंग C-32 स्टेज। और इस इंजन की अगर हम बात करें तो ये जो इंजन है इसका काम क्या रहेगा कि जो हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, जो हमारा LV-M3 है, उसकी कैपेसिटी जो है ये पेलोड कैपेसिटी जो इसकी होगी उसको ये बूस्ट करेगा और इसे एनहांस करेगा। ठीक है, नाउ अब CE-20 क्रायोजेनिक इंजन बनाया किसने है? ये डिजाइन किया है आपका इसरो की लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, next question is as per the data released by the Ministry of Finance the gross non-performing asset that is GNPA ratio of public sector banks have declined to -% in September 2024 from 14.58% in March 2018। तो मार्च 2018 के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो सितंबर 2024 में जो GNPA था हमारा पब्लिक सेक्टर्स बैंक का ये डिक्लाइन होके 3.12% हो गया है। सो आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। अगर की पॉइंट्स की यहाँ पे बात करें तो इम्प्रूवमेंट जो देखी गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इसमें एज पर दी डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो यहाँ पे बोला गया है जो क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट है ये आपका हाईएस्ट था फाइनेंशियल ईयर 2024 में विच इज ₹1.41 लाख करोड़। ठीक है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के कंपैरिजन में यहाँ पे बात करी जाए तो 23 में ही आपका 1.05 लाख करोड़ था और इस बार 1.41 लाख करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2024 में। वहीं पे अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें फर्स्ट हाफ की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 की तो इसमें हमने नेट प्रॉफिट जो पब्लिक सेक्टर बैंक का रजिस्टर किया है वो आपका है 0.86 लाख करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रहा है आपको CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो। ये आपका बेसिकली इम्प्रूव हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कितने बेसिस पॉइंट? 393
बेसिस पॉइंट की आपका इंक्रीज हुआ है, विच इज 15.43%। ठीक है, 15.43% ये आपका जो है आपका इम्प्रूव हुआ है। ओके, लास्ट पॉइंट से जो ग्रॉस एडवांस है आपका स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स का, इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, विच इज योर, अगर मार्च 2024 की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है टिल टू दी रुपीज 175 लाख करोड़। वहीं पे ये आपका अगर बात करें 2004 से 14 के बीच में, तो इसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, रुपीज 61 लाख करोड़ ये आपका 2014 में हो गया था, और फर्दर 2024 में ये कितना हुआ था, 175 लाख करोड़ का। ओके, Our next question है, the National Energy Conservation Day is annually observed across the globe on, so National Energy Conservation Day इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है 14th of December को, एंड जो आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है इसको प्रमोट कौन करता है, हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE जो है इसे प्रमोट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड साथ में ही हमने रिसेंटली 14 से 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक को। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की। तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके हैं डॉक्टर श्रीकांत नगुलपल्ली, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, यानी से 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के दिन इस ओकेजन पे 2024 का जो एडिशन था, इस ओकेजन पे अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए गए थे। दे आर नोन एज योर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। अगर हम बात करें कैटेगरी 1 की, इसमें इंस्टीट्यूशन वाली कैटेगरी ये है जिसमें अगेन दो आपके कैटेगरीज हैं, जैसे डिस्कॉम हो गया, डिस्कॉम में फर्स्ट प्राइज दिया गया है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को फ्रॉम द बिहार। एंड नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आ जाती है स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड की। तो यहाँ पे टॉप किया है ग्रुप 1 में महाराष्ट्र ने, देन ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश, ग्रुप 3 आपका है असम, ग्रुप 4 में त्रिपुरा ने यहाँ पे टॉप किया था। वहीं पे सेकंड प्राइज की अगर बात करें, सेकंड प्राइज में ग्रुप 1 था आपका कर्नाटका, ग्रुप 2 में केरला, 3 में गोवा और 4 में मेघालय एंड चंडीगढ़। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ट्रांसपोर्ट की आती है। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो इसमें रेंगुता जंक्शन रेलवे स्टेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, इसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है। सेकंड में आपका है तेलंगाना का जमीकुंता रेलवे स्टेशन, और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, हैदराबाद रेलवे स्टेशन, देन निजामाबाद रेलवे स्टेशन फ्रॉम तेलंगाना एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है इनोवेशन अवार्ड फॉर प्रोफेशनल्स की। इसमें इंडस्ट्री की बात करें तो स्कॉट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपका फर्स्ट प्राइज होल्डर था। देन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपकी वंदे भारत जो डेवलप करती है, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट प्राइज होल्डर थी। बिल्डिंग की कैटेगरी में DPAP आर्किटेक्ट्स जो हैं उनको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अप्लायंस ऑफ द ईयर की कैटेगरी है, यहाँ पे आप इसे इजीली देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी इंडस्ट्री कैटेगरी में। ठीक है, इंडस्ट्री में सीमेंट आ जाता है, सीमेंट वाली कैटेगरी में पहला प्राइज दिया गया है दालमिया सीमेंट को। देन फूड प्रोसेसिंग में सुमल फूड फैक्ट्री फ्रॉम सूरत। टायर की बात करें योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में डेक्कन फाइन केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। देन नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है अगेन इंडस्ट्री में पेपर एंड पल्प वाली, इसमें खन्ना पेपर मिल्स जो हैं इनको फर्स्ट प्राइज दिया गया है। प्लास्टिक में SMR ऑटोमेटिव सिस्टम इंडिया लिमिटेड, देन आपका क्लोर एल्कली। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका फर्स्ट प्राइज होल्डर में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टी की कैटेगरी में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को ये फर्स्ट प्राइज दिया गया है। ठीक है, बाकी जो आपके कैटेगरी है आप वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्डिंग कैटेगरी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस कर रही हूँ। बिल्डिंग कैटेगरी की बात करें, हॉस्पिटल में रेलवे हॉस्पिटल गुंतकल आंध्र प्रदेश, इसको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज दिया गया है। देन शॉपिंग मॉल्स एंड प्लाजा में लुरु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल जो आपका है केरला का, उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन December 2024 द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज has approved the acquisition of 100 additional K9 वज्र, जो आपके आर्टिलरी गन्स हैं बेसिकली, वर्थ ₹1 करोड़ टू एनहांस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज अलोंग विद द LAC विद चाइना।
तो कैबिनेट कमेटी ने यहाँ पे अप्रूव किया है एक्विजिशन 100 एडिशनल K9 वज्र आर्टिलरी गन्स का। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? लार्सन एंड टर्बो को दिया गया है और ये इनका 3rd कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले भी 2 कॉन्ट्रैक्ट ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, एक 2021 में किया गया था, एक 2023 में। ठीक है, पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था 2021 में दिया गया था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 2023 में इन्होंने डिलीवर किया था एंड दिस इज योर 3rd कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जो किसको मिला है? लार्सन एंड टर्बो को मिला है, ये इसे मैन्युफैक्चर करेंगे और इसका अमाउंट आपका है ₹7,000 करोड़। फाइन। अब यहाँ पे जो लार्सन एंड टर्बो है, ये ऑर्गेनाइजेशन इनके हजीरा प्लांट जो गुजरात में लोकेटेड है वहां पे से मैन्युफैक्चर करेंगे, बिल्ड करेंगे इन पार्टनरशिप विद दी साउथ कोरियन कंपनी हैनवा एरोस्पेस कंपनी लिमिटेड। फाइन। अब बात करें K9 वज्र आर्टिलरी गन्स की, तो इसकी रेंज आपकी 40 किलोमीटर्स की है। स्पीड की बात करें, इट इज योर 65 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, क्या स्पीड रहेगी? 65 किलोमीटर्स पर आवर की। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ लार्सन एंड टर्बो। इसके करंट CMD है SN सुब्रमण्यन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसे 1938 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? Now next up question है, डैश became the first country in the world to launch a taxonomy for a green steel। तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया जो है ये आपकी विश्व की पहली कंट्री बनी है जिसने ग्रीन स्टील के लिए टेक्सोनॉमी लॉन्च की है। तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर बी। और ये टेक्सोनॉमी ऑफ green steel for India, it was launched by the Ministry of Steel and Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises। क्लियर है? नाउ यहाँ पे इन्होंने फ्रेमवर्क दिया है और इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किया है एक टर्म ग्रीन स्टील। अब ग्रीन स्टील जो है किस चीज को बोला जाएगा? ग्रीन स्टील बोला जाएगा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एमिशन, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ग्रीन स्टील की टर्म को समझे तो इन्होंने कंडीशन क्या बताई है? अगर percentage of a steel plant's emission intensity is less than 2.2 tons of carbon dioxide emission per ton of a finished steel, then it will be known as your green steel। अगर कोई स्टील प्लांट जिसका एमिशन, कार्बन डाई एमिशन की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपका कम होगा, लेस देन होगा 2.2 टन ऑफ CO2 emission per ton of finished steel, then it will be known as, it will be termed as your green steel। क्लियर है? अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? टेक्सोनॉमी को क्लासिफाई किया है इन्होंने 3 टाइप के ग्रीन स्टील में। बेसिकली 3 मेन स्टार रेटिंग कैटेगरीज यहाँ पे इन्होंने रखी हैं, उनको क्लासिफाई किया है। तो पहली आपकी है 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील। इसकी कंडीशन क्या है कि जो एमिशन इंटेंसिटी है वो आपकी लेस देन 1.6 होनी चाहिए, 1.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, देन इट विल बी कैटेगराइज एज अ 5 स्टार रेटिंग। वहीं पे अगर आपकी रेंज 1.6 से 2.0 के बीच में होगी देन 4 स्टार हो जाएगा। अगर रेंज आपकी 2 से 2.2 के बीच में होगी देन इट विल बी योर 3 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील। क्लियर है? साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है? अगर 2.2 से ज्यादा हो जाता है इन दैट केस इट विल बी इंटेंजिबल फॉर अ ग्रीन रेटिंग। ओके, अंडरस्टूड है ये तो। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है? जो अपर लिमिट है फॉर डिफाइनिंग दी स्टार रेटिंग ऑफ अ ग्रीन स्टील, ये आपकी रिव्यू की जाएगी हर 3 साल में। ठीक है, एंड यहाँ पे नोडल एजेंसी कौन सी होगी? जो रिपोर्ट करेगी, जो मेजर करेगी, जो वेरिफिकेशन यहाँ पे करेगी ग्रीन स्टील का, इट विल बी योर पंजाब बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। क्लियर है? अब यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ग्रीनेस सर्टिफिकेट्स यहाँ पे इशू करेंगे एंड स्टार रेटिंग भी ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड जो ये सर्टिफिकेट्स हैं दे विल बी इशूड ऑन अ एनुअल बेसिस। Now next is, recently in December, the Investor Education and Protection Fund Authority IEPFA under the Ministry of Corporate Affairs signed an MOU with Association of Chartered Certified Account, that is ACCA, to enhance financial education across India. Where is the headquarter of ACCA located? तो ACCA आपकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूके में लोकेटेड है और इंडिया की इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है 4 साल के लिए। और इन 4 सालों में, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इनका फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यू प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत ये इंडिया के बच्चे जो आपके 6th ग्रेड में, 6th ग्रेड से 9th ग्रेड के बच्चे हैं, उनको यहाँ पे जो है इनकी जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है उसको एनहांस करेंगे। बेसिकली 4 साल का यहाँ पे कोर्स है जो टारगेट करेगा स्कूल के बच्चों को और ये उनकी जो फाइनेंशियल
जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, बेसिकली बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन, वो इम्प्रूव करेगा। ठीक है। IEPFA की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। इसके करंट CEO हैं अनीता शाह केला, जिन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया था IEPAF की तरफ से, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है। ये अग्रीमेंट इन्होंने हेलन ब्रांड के साथ साइन किया था, जो CEO है आपकी, चीफ एग्जीक्यूटिव है ACCA की। ठीक है। नाउ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी शुरुआत 1904 में की गई थी। करंट प्रेसिडेंट इसके हैं आयला मैजिक। हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन, UK में, अभी हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द स्विच EI V12, इंडियाज फर्स्ट लो फ्लोर इलेक्ट्रिक सिटी बस। ठीक है। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनके द्वारा स्विच EI V12 जो है इसको लॉन्च किया गया था? इंडिया की जो पहली लो फ्लोर बस है, इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक सिटी बस है ये। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिनके यूनियन मिनिस्टर हमारे कौन है? नितिन गडकरी जी। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C। अब बात करें इस बस की, तो इसे डेवलप किया है स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने, जो आपका पार्ट है हिंदुजा ग्रुप एंड अशोक लेलैंड। बेसिकली इनकी पार्टनरशिप से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसने इसे डेवलप किया है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपकी जो बैटरी है ये है अप टू 400 किलोवाट आवर इसकी कैपेसिटी है। एंड साथ में ही यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात की जाए पैसेंजर की, तो ये अप टू 39 पैसेंजर्स इसमें आ सकते हैं इजीली। साथ में ही फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है व्हील चेयर रैम्प की, क्लोज सर्किट टेलीविजन, दैट इज मतलब CCTV कैमराज यहाँ पे आपके जो हैं वो लगाए गए हैं, रियल टाइम व्हीकल मॉनिटरिंग यहाँ पे होएगी। तो ये सारे फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। साथ में ही स्विच E1 जो लो फ्लोर इलेक्ट्रिक सिटी बस है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूरोपियन मार्केट में। स्पेन में इसको जो है वर्चुअली लॉन्च किया गया है। फाइन। स्विच मोबिलिटी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक सिटी बस मार्केट है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ग्रो करेगा एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 21% बाय दी 2030। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था विद EV पेनिट्रेशन ऑफ 70%। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 5th एडिशन ऑफ संभव समिट जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, इस इवेंट के दौरान अमेजॉन ने एक MOU साइन किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ, दैट इज DPIIT के साथ। एंड इस इवेंट में अमेजॉन ने कमिट किया है कि ये कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इनके संभव वेंचर फंड से फॉर डिजिटाइजिंग कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो ये कितना अमाउंट इन्होंने यहाँ पे कमिट किया है? तो इट इज $120 मिलियन। आंसर है इज ऑप्शन नंबर C। और जो ये पार्टनरशिप है इसका मेन एम क्या है? बेसिकली एनहांस करना इंडिया के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को। क्लियर है। साथ में ही जो ये इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पे $120 मिलियन की जा रही है, ये कमिट किया गया है कि ये करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट जो है सपोर्ट करेगी इंडिया के स्टार्टअप जो है उनको बाय लेवरेजिंग Amazon's टेक्नोलॉजी। ये यूज करेंगे अमेजोन की टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल रीच फॉर ग्रोथ ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स। फाइन। फर्दर मोस्ट इन्होंने यहाँ पे बोला है जो अमेजोन है, अमेजोन का एम है कि ये 2030 तक, ठीक है, जो $80 बिलियन का क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट जो है फ्रॉम इंडिया ये अचीव करेंगे, ऐसा इन्होंने टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। Amazon.com के CEO कौन है? एंडी जेसी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका सीटल, वॉशिंगटन, USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी इंडियन विमेन्स वर फीचर्ड इन दी फोर्ब्स 2024 वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन लिस्ट। तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल लेडी की, 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की लिस्ट, जिसमें इंडिया की तरफ से 3 लेडीज को शामिल किया गया है, 3 विमेन्स को शामिल किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। और ये 3 विमेन्स कौन सी हैं? एक तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, जिनकी जो है ग्लोबली जिनकी रैंक थी 28th, वेयरएस 81st रैंक पे रोशनी नाडर जी जो आपके HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है। देन 82nd नंबर पे किरण मजुमदार शॉ थी जो फाउंडर हैं बीकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो ये 3 पर्सनालिटीज हैं जो इस लिस्ट में इंडिया की तरफ से शामिल हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस लिस्ट की, तो ये लिस्ट आपकी बनाई कैसे जाती है? 4 मेन इसके जो है आपके कैटेगरी होती है, जिस कैटेगरी पे बेस्ड ये आपकी ओवरऑल लिस्ट बनाई जाती है, जैसे मनी, मीडिया, इम्पैक्ट, स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये 4 कैटेगरी पे बेस्ड ये आपकी रैंकिंग होती है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट रैंक की, तो इस लिस्ट में जो 100 मोस्ट पावरफुल विमेन लिस्ट है, इसमें टॉप किसने किया है? इट इज टॉप बाय दी उर्सुला वॉन डेर लेयन फ्रॉम द बेल्जियम। देन सेकेंड नंबर पे थे आपके क्रिस्टीन
लेग्रेड फ्रॉम द जर्मनी, जॉर्जिया मेलोनी आपके इटली की जो हेड है ना, देन आपके क्लॉडिया शेनबाउम फ्रॉम मेक्सिको एंड मेरी बारा फ्रॉम यूएस। तो ये आपके टॉप 5 विमेंस थी इस लिस्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की, जैसे 7th नंबर पे थे जूली स्वीट चेयर एंड सीईओ जो एसेंचर की हैं। देन 13th पे थे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो आपकी आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देन 3rd नंबर पे टेलर स्विफ्ट। देन आपके आते हैं 12th नंबर पे रूथ पोरेथ जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं आपके अल्फाबेट के, जो गूगल की आपकी पेरेंट कंपनी है। देन 25th नंबर पे हैं गैनी शॉर्टवेल जो आपकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है आपके स्पेसएक्स की। देन नेक्स्ट आता है 26 नंबर पे सुवो फैंगसो जो सीईओ है एडवांस माइक्रो डिवाइस के। यंगेस्ट पर्सन जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं इनका नाम है कैटलिन क्लार्क जो अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और ये आपके यंगेस्ट पर्सन है इस लिस्ट में जो शामिल हुए हैं। साथ में ही इनकी जो पोजीशन है वो 100th है। और इसके साथ नोट करना है रिसेंटली जो टाइम मैगजीन है इन्होंने एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का बनाया है कैटलिन क्लार्क को। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे फोर्ब्स की, तो इसके सीईओ है माइक फेडरले, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू जर्सी यूएसए में, और इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है which country has recently in December signed an international solar alliance framework agreement to promote clean energy and सस्टेनेबिलिटी थ्रू द ISA प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली जो मोल्डोवा के डेप्यूटी पीएम है जिनका नाम है मिहेल पॉप्सोई, इनका जो है विजिट हुआ था इंडिया में, और इसी दौरान इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया है प्रमोट करने के लिए क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू द ISA प्लेटफॉर्म। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी द्वारा और डेप्यूटी पीएम ऑफ मोल्डोवा के द्वारा इन द न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ISA। तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। इसके फुल मेंबर्स कितने हैं करंटली? 104 मेंबर हैं, और रिसेंटली अर्मेनिया ने इसे ज्वाइन किया था ISA को एज अ फुल मेंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इस विजिट के दौरान इंडिया और मोल्डोवा के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, और इस अग्रीमेंट का मेन एम क्या है कि कॉरपोरेशन को बूस्ट करना है दोनों कंट्रीज के बीच में फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द डिप्लोमैट्स। ठीक है, और ये अग्रीमेंट राजकुमार श्रीवास्तव जो डीन है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट के, इनके द्वारा साइन किया गया था इंडिया की तरफ से, एंड दूसरी मोल्डोवा की तरफ से एना तबान जो एम्बेसडर ऑफ मोल्डोवा टू इंडिया है उन्होंने इसे साइन किया था। साथ में ही जो डेप्यूटी पीएम है आपके मोल्डोवा के, इन्होंने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इनॉग्रेट किया था मोल्डोवा की एम्बेसी को न्यू दिल्ली में। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द मोल्डोवा। इसके प्रेसिडेंट है मेया सैंडू, कैपिटल इसकी है चेसिनेओ, करेंसी है मोल्डोवन लियो। Now next up question है which states cooperative dairy federation inked an agreement with the National Dairy Development Board to transform the state's dairy cooperative sector and boost milk production। तो recently छत्तीसगढ़ की जो कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, ठीक है, ताकि इनके जो डेयरी कॉर्पोरेटिव सेक्टर है उसको बूस्ट किया जा सके। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को यहाँ पे बूस्ट किया जा सके छत्तीसगढ़ में। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है इनका एम क्या है कि इन्हें मिल्क कलेक्शन जो है वो इंक्रीज करना है। अभी जो मिल्क कलेक्शन है यहाँ पे वो है 79,000 किलोग्राम पर डे का, और इसे इंक्रीज करके ये चाहते हैं 5 लाख किलोग्राम पर डे का जो है मिल्क कलेक्शन यहाँ पे हो ओवर दी नेक्स्ट 3 ईयर। ये एम इनका है। साथ में ही इस पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इस पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे ये डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जो है छत्तीसगढ़ में ये इंक्रीज करेंगे। अभी ये 650 है, ये इसे इंक्रीज करेंगे 3,850, मतलब 3,200 मल्टीपर्पज प्राइमरी डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज ये यहाँ पे सेटअप करेंगे। ओके, Now next up question है name the scheme that was recently launched by the Union Minister Sarbananda Sonowal to boost cargo movement on a inland waterways। तो इनमें से कौन सी स्कीम है?
क्या नाम है उस स्कीम का जिसे हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए कार्गो मूवमेंट को ऑन अ इनलैंड वाटरवेज? तो आंसर आपका हो जाएगा जलवाहक। क्या है स्कीम का नाम? इसका नाम है जलवाहक। और इस स्कीम का मेन एम है कि हमें इंडिया की जो इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है, उसको रिवाइटलाइज करना है, उसको यूज करना है, और जो ट्रांसपोर्ट कंजेशन है उसको हमें कम करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ अब ये जो स्कीम है ये 3 नेशनल वाटरवेज जो हैं उनमें आपकी ऑपरेट की जाएगी। पहला आपका है नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, नेशनल वाटरवे 16 जो आपका है बारक रिवर पे। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ ये जो सर्विसेज हैं दे आर शेड्यूल्ड ऑफ अ कार्गो वेसल, एंड ये आपका कोलकाता से पटना, पटना से वाराणसी, वाराणसी टू पटना, एंड पटना से कोलकाता चलेगी, एंड बिटवीन द कोलकाता एंड पांडु इन अ गुवाहाटी। ठीक है, ये याद रहेगा। ये दोनों आपके यहाँ पे रूट में है, ये वर्क करेंगे यूटिलाइजिंग दी इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है जो स्कीम है ये 3 साल की आपकी वैलिड रहेगी, एंड इसका मेन एम है टू फैसिलिटेट अ मॉडल शिफ्ट ऑफ 800 मिलियन टन kilometers with an estimate investment of rupees 95.4 crores by the 2027। ये क्लियर है। नाउ जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेंगी ये है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड दूसरा आपका है इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड। क्लियर है। नाउ यहाँ पे 3 नए कार्गो जो हैं उनको हरी झंडी दिखाई गई है। एक आपका है MV त्रिशूल विद टू डम बार्ज अजय एंड डीकू, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा 1500 टन्स ऑफ सीमेंट फ्रॉम द GR जेटी इन कोलकाता टू पांडु इन दी गुवाहाटी। ओके, देन नेक्स्ट है MVI, ये कैरी करेगा 1000 टन ऑफ जिप्सम टू पटना बिहार। देन नेक्स्ट आता है आपका MV होमी बाबा जो ट्रांसपोर्ट करेगा 200 टन ऑफ कोल टू वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्लियर है। इसके अलावा एक आपको यहाँ पे नोट याद रखना है कि इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया ने टारगेट रखा है कि 200 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो मूवमेंट इन्हें करना है वाया वाटरवेज बाय दी 2030। तो ये टारगेट लेके हम चले हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड has signed a MOU with which organization to support FPOs for providing critical agriculture inputs। तो recently कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज ने MOU साइन किया है इफ्को के साथ। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, और इस अग्रीमेंट के तहत ये 10,000 FPOs जो होंगे ना, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी, उनको क्रिटिकल एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करेंगे। अब ये इससे समझो कि एग्रीकल्चर इनपुट है क्या। बेसिकली ये प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे एसेंशियल रिसोर्सेज जैसे नैनो यूरिया प्लस, नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट, फर्टिलाइजर, सीड्स, एग्रोकेमिकल, ये सब चीज़ें यहाँ पे एज अ एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड की जाएंगी FPOs को। फाइन। नाउ सिग्नेटरीज कौन थे? संजय राकेश जो MD एंड CEO हैं आपके CSCE के ई गवर्नेंस सर्विसेज के, एंड योगेंद्र कुमार जो मार्केटिंग डायरेक्टर आपके इफ्को के हैं। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं इफ्को की। तो इफ्को की हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1967 एंड चेयरमैन करेंटली है दिलीप शंखानी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन दिसंबर बिकेम द 12th मेंबर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। बेसिकली जो CPTPP है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये आपका एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो पहले सिर्फ 11 कंट्री द्वारा साइन किया गया था 2018 में, और अब यहाँ पे एक कंट्री और जुड़ी है इसमें जो 12वीं मेंबर इसकी बनी है। इट इज योर यूनाइटेड किंगडम, दैट इज यूके ने इसे ज्वाइन किया है। ये 12वीं मेंबर बनी है। साथ में ही नोट करना है ये पहली यूरोपियन कंट्री है जो इसे ज्वाइन कर रही है, और पहली नॉन फाउंडिंग मेंबर है जिसने इसको ज्वाइन किया है, दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को ज्वाइन किया है। और इनिशियली यूके को अलाउ किया गया है कि ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फ्री ट्रेड कर सकती है 9 मेंबर्स कंट्री के साथ। ठीक है, एंड कौन सी 2 जो हैं उनके साथ अभी अग्रीमेंट नहीं होगा इनका, कनाडा और मैक्सिको के साथ नहीं होगा।
जब ये रेटिफाई करेंगे अग्रीमेंट को, उसके बाद 60 डेज के बाद ये आपका इफेक्ट में आएगा, उसके बाद ही यूके इनके साथ जो है ट्रेड कर पाएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं मेंबर्स की। ऑस्ट्रेलिया, बुरुंडी, देन आपका कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम एंड नाउ यूके इसका पार्ट बना है। तो टोटल इसमें आपके 12 मेंबर हो गए। क्लियर है? Next is, as per the data released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, इन्होंने दिसंबर में जो है डेटा रिलीज किया था, that India's, as per this data, India's gross foreign direct investment inflows reached dash trillion US dollar in December 2024. As per their data, इंडिया का जो आपका इनफ्लोज है, ठीक है, ग्रॉस FDI है, FDI इनफ्लो, ये आपका पहुंच गया है 1 ट्रिलियन US डॉलर, ये पहुंच गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 2025 की, तो ये FDI आपका 26% इंक्रीज हुआ था एंड इट रीच टू दी 42.1 बिलियन US डॉलर फ्रॉम अप्रैल 2014 टू सितंबर 2024। मतलब अप्रैल 2014 से लेके सितंबर 2024 तक ये आपका पहुंचा था 709.84 बिलियन US डॉलर पे, ठीक है, टोटल इन्फ्लोज जो था। और अगर हम बात करें टॉप FDI इन्वेस्टर इंडिया में कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो एज पर दिस डेटा मॉरिशियस सबसे ज़्यादा FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मॉरिशियस का सबसे ज़्यादा था 25%, 24% था सिंगापुर का और 10% था आपका USA का, एज पर दिस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ हेल्थ केयर सब्सिडरी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली, जिसको अप्रूवल मिला है इनकॉर्पोरेट करने का ऑफ अ हेल्थ केयर सब्सिडी? तो इट इज योर PB फिनटेक, जो आपकी पेरेंट कंपनी है पॉलिसी बाजार की। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर B। एंड ये जो सब्सिडी है ये हेल्थ केयर और अलाइड सर्विसेज में फोकस रखेगी अपना, और इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा आपका? इट इज ऑफ ₹5 लाख। फाइन। नाउ PB फिनटेक की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन एंड CEO हैं यशीश दहिया, हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वॉन द 2024 जमशेदजी टाटा अवार्ड बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी एट द ISQ एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024, जो आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में हुई थी। तो जमशेदजी टाटा अवार्ड जो है 2024 का दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को, जो आपकी फाउंडर है बायोकॉइन की, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नाउ इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया था जो आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, जनक कुमार मेहता जी, उन्होंने इनको ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया था। TQM इंटरनेशनल के आपके CMD हैं, राइट। अब बात करें किरण मजूमदार शॉ की, तो ये आपके फाउंडर हैं बायोकॉइन की, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 1989 में, पद्म भूषण दिया गया था 2005 में, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2020 एंड 2020 में ही EY अर्नेस्ट यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको दिया गया था। इसी के साथ इन्हें ऑथमर गोल्ड मेडल भी दिया गया था बाय द US वेस्ट केमिकल हेरिटेज फाउंडेशन 2014 में। फाइन। अब बात करें इस अवार्ड की, तो जमशेद टाटा अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी, और ये ऐसे बिजनेस लीडर्स को ये अवार्ड देते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है इंडियन सोसाइटी के लिए। एंड इस अवार्ड का नाम जमशेद जी टाटा के नाम पे रखा गया है, जो आपके फाउंडर थे टाटा ग्रुप के, एंड हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अ मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री। ओके। नेक्स्ट इज, हु इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI फॉर द 3 years। तो रिसेंटली जो रामा मोहन राव हमारा है, इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3 सालों के लिए, और इन्होंने सक्सीड किया है CS शेट्टी को। CS शेट्टी जो करंट चेयरमैन है, ये एज अ MD भी सर्व कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर हम बात करें अदर MD की, तो वैसे टोटल 4 MD होते हैं SBI के। अभी करंटली कौन कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी, विनय M टॉन्से, रामा आशुतोष कुमार सिंह और रामा मोहन राव अमारास। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा खाड़से अनवील्ड द मैस्कॉट लोगो, एंथम, जर्सी, टॉर्च एंड टैगलाइन ऑफ द 38 नेशनल गेम्स एट एन इवेंट हेल्ड इन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज इन देहरादून, उत्तराखंड. द 38th नेशनल गेम्स इज scheduled to take place at the राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इन देहरादून, उत्तराखंड, फ्रॉम डैश टू डैश. तो जो ये आपके 38th एडिशन होगा नेशनल गेम्स का, ये स्केड्यूल किया गया है 28 जनवरी से 14 फरवरी को, और ये देहरादून में आपका होगा, देहरादून उत्तराखंड में ये आपका होएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम. क्लियर है. नाउ अब बात करते हैं मैस्कॉट की. मैस्कॉट आपका यहाँ पे है मौली. यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो मैस्कॉट की, जो इंस्पायर हुआ है फ्रॉम दी स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, मोनाल से. ठीक है, लोगो इसका क्या है, मोनाल. देन टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक. और यहाँ पे नोट करना है, योगा और मलाखम जो है उसको एज अ इंक्लूड किया गया है इन नेशनल गेम्स में एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स. साथ में ही नोट करना है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेशन दिया गया है 500 करोड़ का फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर जो आपके पुराने स्टेडियम्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स जो हैं, उनको रेनोवेट करने के लिए ये अमाउंट दिया गया है. नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं. उत्तराखंड के करंट सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी है. गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह है. और ये पहला स्टेट बना है जो जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूसीसी को. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द टीम एशिया वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ अ वेलेंडर कप 2024 दैट वाज हेल्ड इन डैश. वेलेंडर कप आपका टीटी से रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है. एंड इसका ये जो आपका इवेंट हुआ था, टूर्नामेंट जो हुआ था, ये नॉर्वे में हुआ था, ऑस्लो नॉर्वे में हुआ था. 13 से 15 दिसंबर तक ये आपका जो है टूर्नामेंट चला था, और इसे ऑर्गेनाइज किया था जेन ओवे वेलेडनॉर ने, जो फेमस स्वीडिश टेबल टेनिस प्लेयर है. एंड 1992 में इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड इन्होंने जीता था. तो ये बेसिकली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है 1992 के. नाउ अब यहाँ पे जो ये वॉलेंटियर कप है, 2 टीम्स इसमें थी. एक तो टीम वर्ल्ड थी और दूसरी थी टीम एशिया. टीम वर्ल्ड में आपके स्वीडन के प्लेयर थे, जर्मनी के प्लेयर थे, रशिया से, पोर्टो रिको से एंड रोमेनिया से यहाँ पे प्लेयर आपके शामिल थे. वहीं पे अगर टीम एशिया की बात करें तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि इंडिया से भी एक पर्सन यहाँ पे इस टीम में शामिल हुई थी, जिनका नाम है मनिका बत्रा. ठीक है. चाइना से मेलोंग चैनमैंग फ्रॉम चाइना, देन शिन यूबिन फ्रॉम साउथ कोरिया एंड क्रिल आपके कजाकिस्तान से शामिल हुए थे इस टीम में. और इंडिया की तरफ से मनिका बत्रा जो है इस टीम में शामिल हुई थी. क्लियर है. नाउ शी वॉज रैंक्ड 25th. अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 25th रैंक पे ये आपकी हैं. एंड जो इवेंट आपका हुआ था वेलेंडर कप, यहाँ पे इन्होंने सिंगल और डबल दोनों ही मैच जो हैं वो उन्होंने हार गए थे. एंड शी लॉस्ट हर सिंगल्स मैच टू दी पुर्टो रिको एड्रियाना डियास. एंड डबल मैच जो है इन्होंने शिन यूबिन के साथ पेयर किया था फ्रॉम दी साउथ कोरिया. एंड शी लॉस्ट द मैच अगेंस्ट दी एंड्रिया डियास एंड रोमेनिया के आपके बर्नाडेट स्कोर्स जो हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने जो है टीटी मैच खेला था फॉर द डबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गूगल ईयर इन सर्च 2024 हु वाज द मोस्ट सर्च इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन अक्रॉस द ग्लोब. तो एज ऑफ दिसंबर 2024 जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका नाम है आपका हार्दिक पांड्या. ठीक है. जो अगर हम बात करें टॉप 10 की तो उसमें 7th नंबर पे ये आते हैं. एंड 9th नंबर पे शशांक सिंह जो हैं इंडिया के, इनको सर्च किया गया है. ठीक है. साथ में ही अगर स्पोर्ट्स ट्रेंड्स इन इंडिया की बात करें तो आईपीएल सबसे टॉप पे था. सेकेंड नंबर पे T20 वर्ल्ड कप 2024 एंड थर्ड पे आपका था 2024 पेरिस ओलंपिक. ओके. इसके अलावा अगर हम टॉप 3 की बात करें तो मोस्ट सर्च स्पोर्ट्स पर्सन इन दी वर्ल्ड आपके रहे हैं इमेन खेलफ फ्रॉम अल्जीरिया. देन नेक्स्ट आते हैं माइक टाइसन. एंड थर्ड नंबर पे थे लेमी येमेल, जिन्हें 2024 का बैलन डॉर अवार्ड दिया गया है अंडर दी 21 ईयर कैटेगरी. ओके. Now next up question है, which international organization has approved the $325.10 million loan to boost agriculture in उत्तर प्रदेश. तो recently in month of December इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लोन अप्रूव किया है यूपी के यूपी अग्री प्रोजेक्ट के लिए. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक. और कितना लोन है, $325.10 मिलियन का लोन है. एंड यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया है,
ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है? यूपी के यूपी अग्री प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, विच इज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए ये आपका अमाउंट अप्रूव किया गया है, जिसका मेन एम है कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ाई जाए। ठीक है, अब ये कैसे होगी? उनकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके। ओके, एंड जो ये फंड है आपका, ये फंड दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक की आर्म द्वारा, विच इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विद अ मैच्योरिटी ईयर ऑफ 33.5 ईयर एंड ग्रेस पीरियड रहेगा यहाँ पे 6 साल का। क्लियर है? Next is name the personality who is appointed as the chairman of a Economic Advisory Council to the Prime Minister, EAC PM, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, विद अ एडिशनल चार्ज। तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि अभी जो आपके सुमन बेरी हैं, जो नीति आयोग के भी आपके चेयरपर्सन हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ अ इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, और इन्होंने सक्सीड किया है विवेक देबरॉय को। ठीक है, अब बात करें सुमन बेरी जी की, तो इन्होंने सर्व किया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ अ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER का, एंड ये अभी जो है आपके चेयरमैन है नीति आयोग के। अगर नीति आयोग की बात करें तो इसके CEO अभी हैं करेंटली BVR सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 2015 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप जो है सुमन बेरी जी की इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द सर्वे वेसल दैट वाज रिसेंटली इन दिसंबर कमीशन बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने रिसेंटली कमीशन किया है INS निर्देशक को। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और INS निर्देशक जो है ये 80% इंडिजिनियसली बनाया गया है। फाइन, नाउ इसको यार्ड 3026 के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका सेकंड सर्वे वेसल है। ठीक है, 4 सर्वे वेसल की यहाँ पे जो है डील है, और इसमें से सेकंड वाला आपका INS निर्देशक है। फर्स्ट वाला आपका कमीशन किया गया था इन मंथ ऑफ फरवरी, जिसका नाम है INS संध्या। ठीक है, फरवरी के मंथ में इसको जो है आपका कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। फाइन, नाउ अब ये जो आपका सेकंड वेसल है, ये आपका विशाखापट्टनम से आपका कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। ठीक है, नाउ अब बात करें SVL प्रोजेक्ट की, तो इसमें 4 आपके शिप्स हैं। संध्यक जो कमीशन किया जा चुका है, निर्देशक भी आपका कमीशन हुआ है अभी। देन आपके 2 बचे, एक तो संशोधक और आपका इक्षक। फाइन, जो शिप है इसे बिल्ड कौन कर रहा है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, विच इज लोकेटेड इन दी कोलकाता वेस्ट बंगाल, अलॉन्ग विद दी वॉर डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी, देन लार्सन एंड टर्बो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब बात करें वेट की, तो इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 3400 टन्स का है, जिसकी लेंथ है आपकी 110 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द अनाउंसमेंट बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, विच कंट्री विल होस्ट द 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो जो 2025 का आपका एडिशन है, 11th एडिशन, ये होस्ट करेगा चिली। ठीक है, चिले के सेंटियागो सिटी में ये होगा, और जो प्रीवियस एडिशन था आपका 10th एडिशन, वो भी आपका चिले में जो है होस्ट किया था। एंड इस एडिशन में आपका जो नीदरलैंड है उसने टॉप किया था। ठीक है, मतलब नीदरलैंड ने विन किया था आपका जो 10th एडिशन था विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो 2023 में आपका हुआ था। ठीक है, नाउ चिले जो है, चिले ने पहले भी 2023 से भी पहले यहाँ पे जो है होस्ट किया है विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2005 और 2016 में। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है जो आपका 11th एडिशन है, इस एडिशन में पहली बार जो है देखा जा रहा है कि 24 टीम्स को जो है कंपीट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, मतलब 24 टीमें यहाँ पे कंपीट करेंगी। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैज लॉन्च credit guarantee scheme for electronic negotiable warehouse receipt, that is ENWR based pledge financing in a New Delhi. This scheme will provide ₹- crore corpus to support post harvest financing for farmers. तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स के लिए। एंड इस स्कीम के तहत यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपका कॉर्पस प्रोवाइड करेगा ₹1000 करोड़ का टू सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर द फार्मर्स। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं फीचर्स की। तो इस स्कीम के तहत जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है अप टू 75 लाख का,
वेरस जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यहाँ पे जो लोन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है अप टू 2 करोड़। तो ये ध्यान में रखना है। और गारंटी फी इसमें कितनी रहेगी, जो आपके फार्मर्स हैं उनको 0.4% पर एनम की यहाँ पे जो है गारंटी फी रखी गई है, वेरस नॉन फार्मर्स के लिए ये 1% रखी गई है। क्लियर है। नाउ कौन कौन से आपके जो है इंस्टीट्यूशन इन लोन्स को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जो आपके स्केड्यूल बैंक्स हैं वो इसमें आपके एलिजिबल हैं। साथ में जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं ये इन लोन को आप इनसे जाके लोन ले सकते हो। ठीक है। और आपके बेनिफिशरीज कौन कौन हो सकते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो सकते हैं, विमेन, आपके स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी फार्मर्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आपके स्मॉल ट्रेडर्स फॉर एमएसएमई, आपके एफपीओस में आ गए। ये सारे आपके एलिजिबल हैं इन लोन्स को लेने के लिए। क्लियर है। नाउ ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी गारंटी कवरेज फॉर 85% ऑफ लोन्स अप टू 3 लाख एंड 80% फॉर द लोन्स बिटवीन रुपीज 3 लाख टू 75 लाख फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसमें आपके विमेंस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी ये सारे आ जाएंगे। साथ में ही बताया गया है कि 75% यहाँ पे है फॉर द अदर बोरोवर्स। ठीक है। वैसे 85 किन के लिए रखा गया है, 85% 3 लाख अप टू 3 लाख का अगर लोन होगा, अगर 75 लाख तक का होगा 3 से 75 लाख के बीच में तो 80% कर दिया गया है। वहीं पे अगर अदर बोरोवर्स होंगे तो 75% कर दिया गया है गारंटी। क्लियर है। नेक्स्ट है जो इंस्टॉलमेंट है क्लेम का वो 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। ठीक है। ऐसा बोला गया है कि जो लोन है 2 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अगर लोन आपका अप टू 75 लाख तक का है तो 75% पहले इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और 25% नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। वहीं पे अगर लोन आपका जो है अबव 75 लाख तक का है और 2 करोड़ तक के बीच में है तो 60% पहली वाली इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और नेक्स्ट वाली में 40% मिलेगा। इसके अलावा मेंशन किया गया है जो स्कीम है ये बूस्ट करेगा, किसको बूस्ट करेगा, पोस्ट हार्वेस्ट लेंडिंग को टू रुपीज 5.5 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये भी मेंशन किया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन December 2024 इंडियन आर्मी हैज साइंड अ MOU विद व्हिच स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ मेजर रेलिंगनाउ बॉब खातिंग म्यूजियम ऑफ ब्लेयर। तो इन मंथ ऑफ नवंबर आपका मेजर रेलिंगनाउ बॉब खातियांग म्यूजियम ऑफ ब्लेयर जो है ये इनॉग्रेट किया गया था डिफेंस मिनिस्टर द्वारा इन दी तवांग, अरुणाचल प्रदेश। और अभी इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक MOU साइन किया है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ फॉर मेंटेनिंग दिस म्यूजियम। ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और सिग्नेटरीज यहाँ पे थे आपके तवांग डिप्टी कमिश्नर खांगकी दरांग एंड आपके ब्रिगेडियर VS राजपूत थे फ्रॉम दी 190 माउंटेन ब्रिगेड से। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल Zscaler थ्रेट लैब्स 2024 मोबाइल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड OT थ्रेट्स रिपोर्ट, which country tops the list globally in a mobile malware attacks accounting for 28% of worldwide attacks। तो रिसेंटली Zscaler ने एक रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पे रिपोर्ट का नाम हमने देखा। इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि सबसे ज्यादा मोबाइल मैलवेयर अटैक्स कौन सी कंट्री पे हुए हैं। तो इस कंट्री को टॉप किया है, इस लिस्ट को टॉप किया है इंडिया ने। इंडिया में सबसे ज्यादा जो है मोबाइल मैलवेयर अटैक्स जो है वो हुए हैं और लगभग ये आपका 28% है पूरे। अगर हम सब कंट्रीज को मिला दें या ग्लोबली बात करें तो 28% ये इट इज अकाउंटिंग फॉर 28% ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड अटैक्स। फाइन। अगर सेकेंड नंबर पे बात करें तो सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका USA जिसमें 27.3% यहाँ पे अटैक्स देखे गए हैं एंड थर्ड नंबर पे आपका कनाडा। तो सबसे ज्यादा मोबाइल मैलवेयर अटैक्स इंडिया पे हुए हैं 28%, फॉलोड बाय USA एंड कनाडा। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये इनका टॉप टारगेट है ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स अटैक्स, एक्सपीरियंसिंग 81% ऑफ ओवरऑल अटैक्स, फॉलोड बाय सिंगापुर, UK, जर्मनी एंड कनाडा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर बात करें तो सबसे मेन टारगेट आपका US को रखा गया है यहाँ पे। फाइन। इसके अलावा नेक्स्ट अब बात करते हैं की पॉइंट्स की जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। जैसे इन्होंने बोला है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि 111% यहाँ पे मोबाइल स्पाईवेयर जो है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं पे 29% इंक्रीज बैंकिंग मैलवेयर में देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक शार्प राइज हमें देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल मोटिवेटेड साइबर अटैक्स में। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है या फाइनेंशियल साइबर अटैक्स यहाँ पे हमें ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैलवेयर जो है ये 45% जो है इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा 50% से लगभग 50% यहाँ पे मोबाइल अटैक्स जो हैं ये आपके ट्रोजन्स हैं। ठीक है, ये बोला है ये ट्रोजन है। ट्रोजन क्या होता है? बेसिकली आपका मैलवेयर होता है जो आपके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, ठीक है, उनको स्टील करता है। फाइन। और इसे रिमोटली भी कंट्रोल जो है किया जा सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि 200 से ज़्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन, ये पॉइंट थोड़ा खतरनाक सा है कि 200 से ज़्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं गूगल प्ले पे। अगर आप एप्लीकेशन डालते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, उसके थ्रू भी आपका जो मैलवेयर है वो आपके फ़ोन में एंटर कर सकता है और आपको जो है हार्म पहुंचा सकता है। इसके अलावा देयर वाज अ 45% राइज इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैलवेयर ट्रांजेक्शन, ये भी देखा गया था यहाँ पे। देन नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आपका कि यहाँ पे जो हमने बात की मैलिशियस एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे देखा गया है अनत्सा एक आपका एंड्रॉयड बैंकिंग मैलवेयर है जो यूज करता है पीडीएफ एंड क्यूआर कोड रीडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैलवेयर्स। ठीक है, अपने मतलब अपने आप को बढ़ाने के लिए आप बोल सकते हो, या अपने आप का अपना एरिया थोड़ा ज़्यादा कवर करने के लिए या हार्म ज़्यादा करने के लिए ये पीडीएफ और क्यूआर कोड रीडर का यूज़ कर रहा है। ठीक है। नाउ अगर इसके बारे में देखें तो एनेत्सा जो है या टी-बॉट आप बोल सकते हो, ये इसका नाम है। टी-बॉट या ट्रॉडलर नाम से भी ये इसको जाना जाता है। ये आपका बैंकिंग ट्रोजन है। अगर इसका टाइप पूछा जाए कि ये कौन सा टाइप का मैलवेयर है तो बैंकिंग ट्रोजन है। ट्रोजन अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अफेक्टेड ये क्या करता है? ये एंड्रॉयड पे बेसिकली आपका टारगेट करता है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही टारगेट करता है। एंड अफेक्टेड डिवाइसेस आर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं उसमें ये आपको हार्म करता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज एनेत्सा? एनेत्सा एक बैंकिंग ट्रोजन है जो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बेसिकली बनाया गया है। ये आपके मोबाइल में एंटर करता है और फुल कंट्रोल ले लेता है आपके डिवाइस का, एंड आपके बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन करता है और आपका अकाउंट खाली कर देता है। ठीक है, आपकी जो है जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, खास इंफॉर्मेशन, जैसे आपके पासवर्ड्स होंगे। ठीक है, बैंक आप जैसे ऑनलाइन बैंकिंग करते हो उसके पासवर्ड ये लेके जो है ट्रांजैक्शन कर देगा ऑन आपके बिहाफ पे, और आपको यहाँ पे सारी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो आपके फ़ोन से हो जाएंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी साइन अ डील विद अ बैंक ऑफ भूटान, जो आपका लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है भूटान का, टू मॉडर्नाइज द बैंक्स डिजिटल कोर फॉर एनहांस कस्टमर सर्विसेज। तो रिसेंटली टीसीएस द्वारा डील साइन की गई है बैंक ऑफ भूटान के साथ, ताकि जो बैंक की सर्विसेज हैं उनको और एनहांस किया जाए और मॉडर्नाइज किया जाए। फाइन, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और टीसीएस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा टीसीएस BANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को, ताकि और अच्छे जो है बैंकिंग ऑपरेशंस यहाँ पे एनहांस किए जा सके और अच्छी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। नाउ बैंक ऑफ भूटान की अगर बात करें, इसके चेयरमैन है आपके कर्मा योंटन, इसके करंट सीईओ है डॉर्जी केदिन, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका थिम्पू भूटान में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1968। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वॉन द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 2024 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है? ठीक है, जो हाईएस्ट ऑनर होता है यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड का। बेसिकली जो आपके यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड है इसे हम हेरिटेज अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, और हाईएस्ट ऑनर दिया गया है जापान के इनारी यू बाथहाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस साल टोटल 8 प्रोजेक्ट्स को इस अवार्ड्स के लिए जो है सेलेक्ट किया गया है 5 डिफरेंट कंट्रीज से एशिया पैसिफिक रीजन की, जिसमें से इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, देन थाईलैंड का 1 है, चाइना के 3, न्यूजीलैंड का 1 और जापान का 1। ठीक है। अदर कैटेगरीज की अगर बात करें तो अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन में इंडिया का एक प्रोजेक्ट शामिल है विच इज अभात सायेश्वर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है आपका। एंड नेक्स्ट आपका है गुनान स्ट्रीट हिस्टोरिक ब्लॉक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कंटेक्स्ट। इसमें थाईलैंड का जो आपका प्रोजेक्ट है रविंद्रोन बिल्डिंग, उसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। देन अदर कैटेगरी आपकी है अवार्ड ऑफ मेरिट, इसमें इंडिया का BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शामिल है।
देन चाइना का आपका गुनयान हॉल टी हाउस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, देन अगेन चाइना का आपका हेलो पिविलॉन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी शामिल है इसमें, और न्यूजीलैंड का ऑब्जर्वेटरी टावर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पेशल रिकॉग्निशन। इसमें दोनों ही प्रोजेक्ट आपके जो हैं चाइना के हैं, एक तो गुनान स्ट्रीट हिस्टोरिक ब्लॉक है, दूसरा है हेलो पेविलियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे इस अवार्ड की। जो ये अवार्ड है ये एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है फॉर रिस्टोरिंग और फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो आपके बेसिकली हेरिटेज वैल्यू को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर प्लेसेस को या ऐसे बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चर्स को अगर आप कंजर्व करते हो तो उनको ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। और इस प्रोग्राम को, जो ये अवार्ड प्रोग्राम है, इसे सपोर्ट करता है आपका नैक टैंग फॉग चैरिटेबल फाउंडेशन सिंस 2021। ओके, इसके अलावा नोट करना है 2020 में इसमें कैटेगरी ऐड की गई थी, अवार्ड ऑफ स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा जिसमें चाइना के 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं, इस कैटेगरी को 2020 में ऐड किया गया था। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूनेस्को की। तो इसके डीजी अभी हैं एंड्रयू ऑस्ले, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। मेंबर नेशन इसके 194 है और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।